हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करेंगे कवक के बचे हुए पॉइंट्स के बारे में, एस्कोमाइसिटीज़ के बचे हुए पॉइंट्स के बारे में। उसके बाद बेसिडियोमाइसिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे डिटेरोमाइसिटीज़ के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं एस्कोमाइसिटीज़ के बचे हुए पॉइंट्स के बारे में। तो एस्कोमाइसिटीज़ के अगर हम बात करें कवक जाल के बारे में, तो कवक जाल जो होता है वो शाखित होता है और उनमें पट्टियाँ पाई जाती है, तो पट्टीय होता है कवक जाल। और उसके बाद बात करते हैं इसके लैंगिक जनन के बारे में। तो एस्कोमास्टिटीज़ में जो लैंगिक जनन, पहले बात करते हैं अलैंगिक जनन के बारे में। तो अलैंगिक जनन जो होता है, इसमें जो बीजाणु बनते हैं उसका नाम होता है कॉनिडिया। और कॉनिडिया एक विशेष कवक जाल पे बनते हैं, और उसको कवक जाल मतलब उस पे जो कवक जाल जिससे कॉनिडिया बनते हैं, उस विशेष कवक जाल का नाम होता है कॉनिडी मदर। उससे कॉनिडिया बीजाणु बनते हैं, बाहर की तरफ बनते हैं, इसलिए इसको बहिर्जात कॉनिडिया बीजाणु बनते हैं। ठीक है, बहिर्जात बीजाणु बनते हैं। ठीक है, और इस तरह से जो बीजाणु बनते हैं उसको कॉनिडिया बोलते हैं। जिस संरचना पे या कवक जाल पे बनते हैं उसको कॉनिडी मदर बोलते हैं। और ये जो कॉनिडिया होते हैं ये अंकुरित होकर नया कवक जाल बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अलैंगिक जनन के बाद हम बात करते हैं एस्कोमाइसिटीज़ में लैंगिक जनन में। तो इनमें लैंगिक जनन कैसा होता है? इनमें लैंगिक जनन जो होता है वो एक बीजाणु द्वारा होता है, और उसको बोलते हैं एस्कस बीजाणु। पर ये जो एस्कस बीजाणु होते हैं ये अंतर्जात रूप से बनते हैं, अंतर्जात रूप में बनते हैं। और किस संरचना में बनते हैं? ये बनते हैं थैलेनुमा या थैलेसम एस्कस में बनते हैं। ठीक है, और ये जो एक वचन में इसको एस्कस बोलते हैं, बहुवचन में इसको एसाई बोलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एसाई बन जाते हैं जो कि थैलेनुमा एस्कस में बनते हैं। और ये जो एस्कस होता है एक थैलेनुमा एस्कस जो होता है फलनकाय रचना से जुड़ा होता है, और इस फलनकाय रचना को बोलते हैं एस्कोकार्प। ठीक है, और इस तरह से हमने कवक एस्कोमाइसिटीज़ के लैंगिक जनन के बारे में देखा। उसके बाद हम बात करते हैं इसके एस्कोमाइसिटीज़ में कुछ ऐसे कवक भी आते हैं जो खाने लायक होते हैं। तो उनके उदाहरण देखते हैं। पहले तो जो एस्कस के उदाहरण देख लेते हैं कि इसमें उदाहरण कैसे आता है जिसमें एस्कस स्पोर बनते हैं। तो इसमें उदाहरण आते हैं, उदाहरण का शॉर्ट है ACN। ए से इसमें एस्परजिलस आता है, इसमें आता है क्लेविसेप, इसमें आता है न्यूरोस्पोरा। जो न्यूरोस्पोरा होता है इसमें जो जैव रासायनिक तथा आनुवांशिक प्रयोग में इसका उपयोग किया जाता है। इस कारण से न्यूरोस्पोरा को पादप जगत का ड्रोसोफिला भी कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो खाने योग्य कवक आते हैं एस्कोमाइसिटीज़ में, उनके नाम। तो इसमें आता है मोरेल जो होता है कुछ दिखता है अपन को एक पिंड खजूर टाइप का शेप रहता है, एक सिमिलर स्ट्रक्चर की बात करें, और उसमें एक स्टॉक लगा रहता है। ठीक है, तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, लाइट ब्राउन कलर का होता है, ये खाने योग्य होता है। दूसरा जो इसका खाने योग्य स्ट्रक्चर होता है वो टफल। ठीक है, ट्रफल भी एक मतलब सीताफल टाइप का स्ट्रक्चर होता है, पर ब्लैक कलर का होता है बाहर से, और ये भी दो भाग में टूट जाता है। तो ये भी खाने योग्य होता है ट्रफल भी, और ये खाने योग्य कवक हो गए जो एस्कोमाइसिटीज़ में आते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कवक के अगले वर्ग की, बेसिडियोमाइसिटीज़ की। तो बेसिडियोमाइसिटीज़ की बात करें तो इसके कवक जाल की बात करें तो ये भी शाखित होता है, ये भी पट्टीय होता है। ठीक है, और बेसिडियोमाइसिटीज़ जब हम बोलते हैं तो हमारे माइंड में एक छतरी का स्ट्रक्चर आ जाना चाहिए, छत्रक का स्ट्रक्चर आना चाहिए, मशरूम का स्ट्रक्चर आना चाहिए जो छतरी जैसा दिखता है। तो इसका उदाहरण मशरूम है जिसको एगेरिकस भी बोलते हैं। ठीक है, एगेरिकस भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें दूसरे कवक भी आते हैं, जैसे जो पुराने ज़माने का पंखा रहता था पहले के टाइम का, उसमें एक लंबा स्ट्रक्चर रहता है, फिर वो गोल शेप रहता है, और इस तरह का स्ट्रक्चर रहता है। तो इसमें जो लंबा स्ट्रक्चर होता है वो पेड़ में लगा रहता है। इस शेप का कवक होता है, जो लंबा स्ट्रक्चर पेड़ में लगा रहता है, बाहर की तरफ गोल दिखता है। तो ऐसे बहुत सारे गोल स्ट्रक्चर पेड़ के एज पे दिखते हैं। इस तरह स्ट्रक्चर जो रहते हैं वो कवक के रहते हैं, और ये कवक होता है इसका नाम होता है ब्रैक्ट फंजाई। इसके बाद एक और उदाहरण आता है बेसिडियोमाइसिटीज़ में, और इसमें क्या होता है, बॉल जैसा शेप होता है, और वाइट कलर का होता है, और स्मूथ दिखता है, कुछ खाँचे पाई जाती है इस पे, और इसको लोग हाथ में भी उठा लेते हैं। तो
ये जो फंजाई होता है उसको बोलते हैं पफ बॉल फंजाई, ठीक है? तो ये भी बेसिडियोमाइसीटीज़ में आता है। बेसिडियोमाइसीटीज़ के बारे में और बात करें तो इनके आवास के बारे में बात करें तो ये मिट्टी पे पाए जाते हैं, लट्ठ पे पाए जाते हैं, और पेड़ के ठूँठे होते हैं, कटे हुए पेड़ जिससे ठोकर लग सकती है, उस पेड़ के ठूँठे बोलते हैं, तो वहाँ पे भी ये पाए जाते हैं। इसके अलावा बेसिडियोमाइसीटीज़ जो होते हैं पादप में परजीवी के रूप में या पेड़-पौधों में परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। इसका उदाहरण देखें तो एक होता है किट्ट फंजाई, जो इसका उदाहरण है, जो पेड़ों पे परजीवी के रूप में पाया जाता है। उदाहरण ये गेहूँ में कीट रोग फैलाता है, गेहूँ में परजीवी के रूप में पाया जाता है। और इस किट फंजाई को पक्सिनिया फंजाई भी कहते हैं, ठीक है? इसी तरह से एक और उदाहरण है पेड़ों में परजीवी का, वो है कंड, या इसको दूसरा नाम भी है, इसका दूसरा नाम है ऑस्टियोलोगो, या इसको स्मट बोलते हैं, इसको स्मट भी बोलते हैं। तो ये स्मट भी जो होता है पादपों में या पेड़ों में परजीवी होता है, फसलों को नुकसान पहुंचाता है। उदाहरण भुट्टे को अगर देखते हैं, उसकी फसल भुट्टे को पूरा ब्लैक कर देते हैं, तो ये ब्लैकनेस कहाँ से आती है? इस फंजाई के कारण आती है, इस कवक के कारण आती है। या भुट्टे में एकदम बिल्कुल वाइट वाइट अलग सी रचना बन जाती है, इस फंजाई के कारण बनती है, स्मट के कारण बनती है, ठीक है? इस तरह से हमने पादप या पेड़ों में परजीवी कवक के बारे में अध्ययन किया, जो कि बेसिडियोमाइसीटीज में आते हैं। और इसमें बात करें जनन की, तो जनन कैसा होता है? तो इनमें जो बेसिडियोमाइसीटीज़ में होता है, क्या अलैंगिक जनन, अलैंगिक बीजाणु बनते हैं? सामान्यतः नहीं बनते। तो क्या इनमें कायिक जनन होता है? हाँ, कायिक जनन होता है। किस विधि से होता है? खंडन विधि से होता है। मतलब एक जो छत्रक है या मशरूम है, वो ब्रेक हो गया, फिर 2 अलग-अलग मशरूम बन गए। इस तरह से इनमें खंडन विधि से जनन होता है, ठीक है? बेसिडियोमाइसीटीज़ में। उसके बाद बात करते हैं क्या इनमें लैंगिक अंग होते हैं? नहीं, इनमें बेसिडियोमाइसीटीज़ में लैंगिक अंग नहीं बनते। तो इनमें बेसिडियम बीजाणु बनता कैसे है? तो इनमें जो कायिक कोशिका होती है, उन्हीं में ही फ्यूज़न हो जाता है, उन्हीं में ही साइटोप्लाज्म फ्यूज़न होता है, उन्हीं में ही उसमें ही प्लाज़्मोगेमी हो जाती है, और फिर आगे जाके इनमें न्यूक्लियस जो अंदर होते हैं सेल के अंदर, वो भी फ्यूज़ होने लगते हैं। तो इनमें 2 केंद्रक वाली अवस्था दिखती है, और इनमें केंद्रक भी फ्यूज़ हो जाते हैं, ठीक है? और जो संरचना बनती है उसको बोलते हैं बेसिडियम, और ये बेसिडियम में मियोसिस हो जाती है, और फिर से 4 नई कोशिका बन जाती है, जिसको बेसिडियम बीजाणु कहते हैं। तो इस तरह से इनमें बेसिडियम बीजाणु बनते हैं, इसी की वजह से इस वर्ग का नाम बेसिडियोमाइसीटीज़ है। और ये बेसिडियम बीजाणु जो होते हैं, वो बेसिडियम में बनते हैं और बाहर की तरफ बनते हैं बेसिडियम बीजाणु। इसलिए बहिर्जात बेसिडियम बीजाणु की उत्पत्ति होती है, या ये बहिर्जात रूप में उत्पन्न होते हैं बेसिडियम बीजाणु, और जिस रचना में ये बनते हैं उसको बोलते हैं बेसिडियम। और ये बेसिडियम जो होते हैं आगे एक और फलनकाय रचना से जुड़े होते हैं। इस फलनकाय रचना को बोलते हैं बेसिडियोकार्प। इस तरह से हमने बेसिडियोमाइसीटीज़ के उदाहरण देखे और उनमें लैंगिक जनन को देखा, और इनके सामान्य उदाहरण देखे, इनके परजीवी जो कवक होते हैं बेसिडियोमाइसीटीज़, उसके उदाहरण देखे। अब हम बेसिडियोमाइसीटीज़ के बाद अगले वर्ग की बात करते हैं, और अगला वर्ग है ड्यूटेरियोमाइसीटीज़। ड्यूटेरियोमाइसीटीज़ में क्या होते हैं? इसमें जो होते हैं अपूर्ण कवक आते हैं। अपूर्ण कवक क्यों बोलते हैं इनको? क्योंकि इनमें एक ही अवस्था पाई जाती है जनन की, दूसरी अवस्था नहीं पाई जाती। मतलब इनमें अलैंगिक बीजाणु पाए जाते हैं, या इनमें कायिक जनन होता है, लेकिन इनमें अलैंगिक जनन या अलैंगिक बीजाणु या अलैंगिक अवस्था नहीं पाई जाती, ठीक है? तो इसमें उल्टा बोल दिया। इसमें जो होता है अलैंगिक बीजाणु पाए जाते हैं, और इनमें लैंगिक बीजाणु नहीं पाए जाते। तो अलैंगिक बीजाणु पाए जाते हैं, या इसमें कायिक जनन होता है। और अलैंगिक बीजाणु कौन से बनते हैं? इसमें कॉनिडिया बनते हैं। तो ये होता है ड्यूटेरियोमाइसीटीज़ में। लेकिन बाद में जब क्या होता है, कवक में बाद में आइडेंटिफाई होता है कि हाँ, इसमें लैंगिक अवस्था भी पाई जाती है, तो उस केस में जो कवक होते हैं, उन कवक को दूसरे वर्गों में एस्कोमाइसीटीज़ तथा बेसिडियोमाइसीटीज़ में रख दिया जाता है। पर ड्यूटेरियोमाइसीटीज़ में उन कवकों का समूह रहता है जिसमें अलैंगिक बीजाणु पाए जाते हैं या कॉनिडिया पाए जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं ड्यूटेरियोमाइसीटीज़ में ये कहाँ पाए जाते हैं ड्यूटेरियोमाइसीटीज़। ड्यूटेरियोमाइसीटीज़ जो होते हैं, ये मतलब किस तरह के होते हैं? तो ये परजीवी होते हैं। इसके बाद कुछ परजीवी होते हैं, कुछ मृतजीवी होते हैं,
परजीवी मतलब जीवित जीवधारियों से पोषण प्राप्त करते हैं, मृत जीवी जो कि मरे हुए जीवधारियों से पोषण प्राप्त करते हैं। और ये ज़्यादातर जो होते हैं ये होते हैं अपशिष्ट अपघटक होते हैं। और जो अ, खनिज का चक्रण होता है, ये इसमें मदद करते हैं ये अपघटक, ठीक है। तो इस तरह से हमने इनके पोषण के बारे में देखा। और इसके उदाहरण अगर देखें तो हम इसकी रचना के बारे में देखते हैं। तो इसमें भी जो फलन इनके कवक जाल की रचना होती है वो शाखित होती है और पट्टी होती है। अब इनके उदाहरण के बारे में देखें तो इनके उदाहरण में पहला आता है, इसमें जो शेप रहता है उसका पहले यूँ बड़ा रहता है, फिर वापस सकरा होता है, फिर बड़ा, फिर सकरा, फिर बड़ा, मतलब इस तरह से इस अल्टरनेट स्ट्रक्चर होता है। तो पहला उदाहरण इसका अल्टरनेरिया। दूसरा उदाहरण जो इसका है दूसरा उदाहरण जो है उसका, उसमें 2 वर्ड है, कॉली मतलब ग्लू या जुड़ना, और ट्राइको मतलब हेयर स्ट्रक्चर। तो इसके कवक में हेयर स्ट्रक्चर होते हैं। तो इसका दूसरा उदाहरण है कॉलीटो ट्राइकोम, ठीक है। और इसके कारण क्या होता है, जो वो हरी फली होती है उसमें ब्राउन धब्बे बन जाते हैं कॉलीटोट्राइकम के कारण। और ये सेब की जो फली होती है उसमें होते हैं, ठीक है, उसमें ये ब्राउन स्पॉट कर देते हैं। इसका तीसरा उदाहरण जो है उसमें भी ट्राइकोम वर्ड है, ट्राइकोडर्मा। तीसरा उदाहरण का नाम है ट्राइकोडर्मा। ट्राइको अगेन हेयर स्ट्रक्चर पर, इस बार पादप के जो हेयर स्ट्रक्चर होते हैं जड़ के ऊपर, वहाँ पर ये फंगस लग जाता है, उसकी सतह पे लग जाता है। तो लेकिन ये ज़्यादातर जो है ये पेड़ को फ़ायदा पहुँचाते हैं, उसकी ग्रोथ में मदद करते हैं। तो ये तीसरा उदाहरण हो गया ट्राइकोडर्मा, जो कि ड्यूटेरियोमाइसीटीज़ में आता है। इस तरह से हमने आज एस्कोमाइसीटीज़ के बचे हुए पॉइंट्स देखे, उसके बाद पैसिडियोमाइसीटीज़ के बारे में देखा, उसके बाद ड्यूटेरियोमाइसीटीज़ के बारे में देखा। इस तरह से हमने कवक जगत के बारे में पढ़ा। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।